चलिए दोस्त, हम इतिहास के तीसरा चैप्टर में आ गए हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं हम लोग। ठीक है, 2 चैप्टर तक हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री, लुसेंट हिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, डायोनीसियस के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि डायोनीसियस क्या थे। तो याद रखेंगे, डायोनीसियस या मिस्र नरेश टोलेमी फिलेडेल्फ का राजदूत था। ठीक है, यह मिस्र के नरेश थे, माने राजा थे। टोलेमी क्या थे? टोलेमी फिलडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, जो अशोक के दरबार में आया था। ये जो आए थे, ये डायनोनिसियस जो थे, वो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, टोलेमी टोलेमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक कब लिखा गया, पूछा जाएगा तो दूसरी शताब्दी में लिखा गया। ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक कब लिखा गया? तो दूसरी शताब्दी में लिखा गया। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो टोलेमी ने लिखा। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का भूगोल पुस्तक टोलेमी ने लिखा। 8 नंबर में दिया हुआ है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। देखिए, इसने प्रथम शताब्दी में लिखा था। ठीक है, और ये टोलेमी जो थे ना, दूसरा शताब्दी में लिखा था। ठीक है, भारत का भूगोल, और ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल से ही पता चलता है, नेचर यानी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। और भारत का भूगोल किसने लिखा? टोलेमी ने लिखा। याद रखेंगे हम लोग इतना सारे बातों को। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। आगे थोड़ा सा ऊपर हम लोग करते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, इसके बारे में, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। जो ये पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है इतिहास में। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। जो ये लेखक था, वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया हुआ था। घूमने के लिए आया हुआ था, यात्रा करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। इसने क्या किया कि भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक, जो व्यापार करते थे लोग, बंदरगाह था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाजों, नावों का रुकते थे, उसके बारे में इसने क्या किया था? जानकारी दिया था। यह कब आया था? 80 ईस्वी में आया था। हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीनी लेखक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, चीनी लेखक फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फाहियान जो था, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री था, किस? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, याद रखेंगे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और इसने क्या किया कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, उस वहाँ पर इसने क्या किया है? समाज में समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसने क्या किया है? मध्य प्रदेश की जो जनता है, वहाँ की जनता को सुखी और क्या कहा है? समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक। ठीक है, ये जो है 14 वर्षों तक क्या किया? भारत में रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। संयुगन के बारे में पढ़ रहे हैं। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन जो था 518 ईस्वी में भारत आया था, याद रखेंगे।
इसने अपने जीवन 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। ये इसने जब 3 वर्ष की यात्रा की, माने 3 वर्ष रहा, तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की, माने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद ह्वेनसांग के बारे में, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। क्या क्या? ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपिसा। भारत के 15 वर्षों तक ठहर कर, मतलब कि भारत में क्या किया था? 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ये ह्वेनसांग पूछेगा कि ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 15 वर्षों तक रहा। कब चीन लौटा? तो 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। ठीक है। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CU की के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। जिसमें क्या मिलता है? 180 देशों का विवरण मिलता है उसमें। ठीक है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, इसके अनुसार सिंध राजा का शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, ह्वेनसांग ने क्या किया था कि बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी क्या किए थे? पूजन किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए विख्यात था। किस लिए विख्यात था? यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए विख्यात था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया था। ठीक है, इत्सिंग जो था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। याद रखेंगे, इत्सिंग कब आया था भारत में? तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। ठीक है, इतना हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। अल-बुरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ख्वारिज़्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल रिहदा हिंद तरीके हिंद माने भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी इतिहासकार इसको पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। अल-बुरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इतना तो आप लोग को पता है, किताब का नाम भी पता है। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है। जो किताब उल या तरीके हिंद जो है या भारत की खोज, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो अल-बुरूनी ने लिखा था, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान, इन सभी पर क्या था? आधारित था।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग करके जानकारी लेते हैं। आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह जो किताब है 80 अध्यायों में क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। मतलब कि बहुत अच्छा से लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त, इब्न बतूता के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा गया था यात्रा वृत्तांत, उसको रेहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। ठीक है, बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियाँ किसमें मिलता है, रेहला में मिलता है। और ये किसने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा। ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। जब यह 1333 में दिल्ली पहुंचा तो उसकी विद्वता से मैंने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, मैंने राजा तो जो था, सुल्तान जो था, उसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अन्य लेखक कौन था, यहाँ पे तारानाथ है। ठीक है, ये जो है तारानाथ होगा। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ जो था वो क्या था, एक तिब्बती लेखक था। इसने कास्यंगुर तथा तरंगिर नामक ग्रंथ की रचना की। क्या किया, कास्यंगुर तथा तरंगुर नामक की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इनसे कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पूछेगा तारानाथ कहाँ का लेखक था, तो यह तिब्बती लेखक था। ठीक है, अगला मार्को पोलो है। ठीक है, यह शताब्दी के अंत में, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। ठीक है, कहाँ आया था, भारत है। तो यह कब आया था, 13वीं शताब्दी में आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के में उपयोगी है। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी माना जाता है। ठीक है, मार्को पोलो जाता जो था 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। पुरातत्व सोनी साक्ष्य से मिलने की जानकारी। ठीक है, भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता। याद रखेंगे, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख वगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, किसके नाम से मिलते हैं, ये सब अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलियोडोरस के बेसनर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है ना, वह राजदूत एवं राजदूत कौन था, होलियोडोरस के बेसी तरह मैंने विदिशा, विदिशा जो है गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम जो सबसे पहले भारत वर्ष का जिक्र जो मिलता है वो हाथी गुफा जो अभिलेख है, वो जो लेख हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें हम लोग को मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौभगौरा अभिलेख है। ठीक है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौभगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। क्या है, खाद्यान्न जो है सुरक्षित रखने का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले भारत में हुन आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग को भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से लेख से मिलती है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा जो हो जाता था, लोग अपने पति के जो औरतें थी जो अपने पति के चिता पर जल जाती थी। ठीक है, वैसा साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख सती प्रथा का एरन अभिलेख से, जो कि शासक कौन था, भानुगुप्त उस समय का शासक था, वहां से उसकी जानकारी अच्छी तरह से मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जो जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ कश्मीर नौपाशिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। क्या होता था वहाँ पे कि मनुष्य के साथ उसके पालतू जो कुत्ता होता था उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के जो थे उसको क्या कहते थे, आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में का कसारपन कहा गया है। ठीक है, कसारपन। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य एवं शासकों ने किया था। याद रखेंगे, पूछेगा कि सर्वप्रथम सिक्कों के लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था, तो यहाँ पे एवं शासकों ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो बीना बजाती हुई मुद्रा जो सिक्का उगाड़ा था उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो संगीत प्रेमी था। ठीक है, अरिकमेंडू पंडुचेरी के निकट से रोम सिक्के प्राप्त हुए थे। अरिकमेंडू पंडुचेरी के जो निकट हुआ जो है वहाँ से रोम के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, नोट में सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से आदि स्थापित हुए। ठीक है, इतना हम लोग जानकारी रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण अभिलेख है और ये शासक है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ गिरान अभिलेख किसके शासनकाल में था, रुद्र दामन। ठीक है, किसके शासनकाल में, रुद्र दामन के साल में। नासिक अभिलेख जो किसके शासन काल में था, गौतमी बलश्री। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख किसके शासनकाल में था, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ जो था वो किस में था, समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, आगे नीचे है ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जुनारगढ़ अभिलेख जो है उसके शासनकाल किसके, अस्कन गुप्त के हाथों में था। ठीक है, देवपारा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन के था। बंगाल का शासक कौन था उस समय, विजय सेन, देवपारा अभिलेख में। ठीक है, नोट में यहाँ पे मिला हम लोग को अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपिग्राफी। ठीक है, याद रखेंगे।
उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर में जो भारत के मंदिर की कला की शैली है जो वो नागर शैली कहा जाता है, उसको याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, नागर शैली। और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहता है, द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पट के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, मतलब कि जो दक्षिण पट में है नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसे बेसर शैली कहा जाता है। जब दोनों का प्रभाव पड़ा ना तो उसे बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, उत्तर में जो पड़ा उसको नागर शैली कहते हैं, दक्षिण में जो पड़ा उसे द्रविड़ शैली का, दोनों जो पड़ा वो बेसर शैली कहलाती है। आगे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया, महादेव मंदिर खजुराहो, परमेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, कलराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ कहाँ है याद रखेंगे, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, बरमेश्वर यहाँ से यहाँ तक है, बरमेश्वर मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है, और ये दशावतार मंदिर कहाँ है, देवघर उत्तर प्रदेश है, और गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इतना सारा मंदिर के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया। ठीक है, इतिहास प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन किया गया था 3 भागों में किया गया था, आदि इतिहास, ठीक है, एवं इतिहास, और कौन, 3 भागों में किया गया। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो ये सब ध्यान में हम लोग रखेंगे। चलिए, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 3 पेज नंबर तक हो गया, नेक्स्ट में 4 पेज में मिलते हैं हम लोग हिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।